हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक अप्रोच है। इससे पहले हमने पहले के जो वीडियोस हैं उनमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, एमएम अप्रोच जो है उसका जो फुल नेम है वो है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी और मिलर थेरिस्ट थे जिन्होंने ये अप्रोच दी थी, और ये जो अप्रोच है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जैसी ही है। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है उसने इसके बारे में कुछ हम ये कहें कि कोई बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररेलेवेंट क्यों है, जबकि मोदी गिलानी और मिलर ने इसके लिए अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कोई किसी भी तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डेट और इक्विटी का कोई भी रेशो हो, वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से इररेलेवेंट क्यों है और वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसके अजम्पशंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसकी अजम्पशंस हैं, फर्स्ट वन है द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%, दैट इज़ देयर इज़ नो रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्या मतलब है कि फर्म को जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं फर्म ने सभी एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं और कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। ये है डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% का मतलब। सेकंड जो अजम्पशन है वो है देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, किसी भी तरह के कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो नहीं हैं। और फिर इसके बाद थर्ड अप्रोच है, थर्ड अजम्पशन है कि ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टिंग ऑफ द firm's net operating income and evaluation the firm ऑन दैट बेसिस। सभी के सभी जो इन्वेस्टर्स हैं सबकी फर्म से एक जैसी ही एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरह की एक्सपेक्टेशन कर रही हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑल फर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंट होमोजीनियस रिस्क क्लासेस, इट मींस दैट द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैव सिमिलर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी जो फर्म्स हैं उनके लिए जो रिस्क क्राइटेरिया है वो एक जैसा है और सभी फर्म होमोजीनियस है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। जो कैपिटल मार्केट हैं वो परफेक्ट है। कैपिटल मार्केट परफेक्ट होने से मतलब है यहाँ पर कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इन्वेस्टर जो हैं वो सिक्योरिटीज़ फ्री में कहीं से भी बाय और सेल कर सकते हैं। फ्री से मतलब है फ्री में नहीं, यहाँ पर मतलब है द इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़, मतलब किसी भी तरह की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री से ये मतलब है द इन्वेस्टर्स कैन बोरो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेम टर्म्स एज द फर्म कैन। जो इन्वेस्टर्स हैं वो और जो फर्म है वो सेम बोरोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनकी बोरोइंग्स हो सकती हैं। जैसे कि इन्वेस्टर जितने परसेंटेज पे बोरोइंग कर रहा है उतने ही परसेंटेज पे एक फर्म कर सकती है, ये मतलब है। और यहाँ पे कैपिटल मार्केट परफेक्ट होने से मतलब है कि इन्वेस्टर को सभी इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉस्ट मिल रही है। ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉस्ट। द इन्वेस्टर्स आर रैशनल इन नेचर। इन्वेस्टर्स जो हैं वो रैशनल हैं और उनके जो डिसीजंस हैं वो कभी भी इमोशनल नहीं होते और इमोशंस में को ध्यान में रख के नहीं लिए जाते। तो ये इसकी अजम्पशंस एमएम अप्रोच की। इसके बाद है बेसिक प्रपोजिशंस एमएम अप्रोच की। तो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रपोजिशन से मतलब है कि ये तीनों बेसिक कंडीशंस इसमें रहेंगी। इसमें फर्स्ट वन है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको हम के ओ से डिनोट करते हैं वो वैल्यू ऑफ फर्म से इंडिपेंडेंट है। उसका वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स दैट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, चाहे आप डेट और इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी मिक्स लीजिए, जैसे डेट फॉर एग्जांपल आप डेट 60% लीजिए या 80% लीजिए, उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इररेलेवेंट कंसेप्ट। और ये जो मोदी गिलानी और मिलर हैं इन्होंने ये इररेलेवेंस कंसेप्ट दिया है। ये इररेलेवेंट कंसेप्ट इन्होंने डिविडेंड अप्रोच में भी दिया है और कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच में भी दिया है। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट स्लाइड बनाई है उसमें ये लिखा है कि एमएम अप्रोच फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो एमएम अप्रोच है इसका जो इररेलेवेंस कंसेप्ट है ये डिविडेंड पॉलिसी का जो आपका टॉपिक आएगा उसमें भी डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल स्ट्रक्चर के रेलेवेंस में डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी बनाइए, डेट और इक्विटी का कुछ भी मिक्स रखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ
कैपिटल पे या वैल्यू ऑफ फर्म पे, और वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। सेकेंड प्रपोजिशन जो है वो ये है कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अ फ्री इक्विटी स्ट्रीम प्लस अ प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क से मतलब है जितना भी इन्वेस्टर रिस्क कंसीडर कर रहा है वो हम साथ में ऐड कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई जो होता है वो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो कैपिटलाइजेशन रेट है। फॉर एग्जांपल फ्री इक्विटी स्ट्रीम में कैपिटलाइजेशन रेट आप मान के चलिए 10% है, और जो इन्वेस्टर है उसको ये फील हो रहा है कि डेट का यूज ज़्यादा किया हुआ है इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए वो 5% ज़्यादा रिटर्न वहाँ से एक्सपेक्ट करेगा, तो वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी फिर 15% हो जाएगी। ये बात यहाँ पे कही हुई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इट इज़ फाइनेंस्ड। जो कट ऑफ रेट है, कट ऑफ रेट जो हम बोलते हैं जहाँ पे हम ये चाहे डेट और इक्विटी का कोई भी हम कहें मिक्स रखा है किसी भी तरह का, उससे कट ऑफ रेट जो है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बेसिक प्रपोजिशन है तीनों जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और वैल्यू ऑफ फर्म आपस में इंडिपेंडेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैपिटलाइजेशन रेट प्लस फाइनेंशियल रिस्क के इक्वल होगी, और कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा इसके फाइनेंसिंग के मैटर से। वो किसी भी तरह से आप फाइनेंस कीजिए उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है इसी के थ्रू मोदी गिलानी और मिलर ने ये बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे किसी भी तरह का हो उससे फर्म की जो वैल्यू है वो किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं होती। तो आर्बिट्रेज का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए किसी एक मार्केट में जहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो लो हैं, वहाँ से आपने सिक्योरिटीज़ खरीद ली, और जिस भी हम कहें मार्केट में इसके प्राइसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हमने बेच दी, इसको हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका शेयर प्राइस ज़्यादा है, और दूसरी जो हम कहें कंपनी है उसका शेयर प्राइस कम है और वो दोनों होमोजीनियस फर्म है। तो जो इन्वेस्टर है वो जिसका लोअर प्राइस है उसके जो शेयर्स हैं वो ख़रीदने की कोशिश करेगा। जैसे ही उनको ख़रीदने की कोशिश करेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर उसके जो प्राइसेस हैं वो भी उसी के जितने हो जाएंगे जितने की जो ज़्यादा लीवर्ड हम कहें जिस फर्म के शेयर का प्राइस ज़्यादा था तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश की हुई है कि एक मार्केट, इसको हम कंपनी के शेयर के प्राइस के बेसिस पे भी ले सकते हैं, और हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक मार्केट में जो है किसी एसेट का या किसी सिक्योरिटी के प्राइसेस कम हैं और एक में ज़्यादा हैं, तो जहाँ कम है वहाँ पे जब हम उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, और जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये एक्टिविटी उसके प्राइसेस को बढ़ा देगी और दोनों का जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर होमोजीनियस फर्म्स हैं और एक के शेयर के प्राइस कम है एक के ज़्यादा हैं तो वो इस तरह से नहीं रह सकते, दोनों एक टाइम पे अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके कम है उसको लोग ख़रीदने के लिए जाएंगे और उसकी डिमांड बढ़ेगी और वो भी उसके इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से जो प्राइसेस हैं दोनों के वो इक्वल हो जाएंगे, और इस वजह से जो लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म है उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और दोनों के प्राइसेस सेम हो जाएंगे। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है। इसी प्रोसेस और इसी हम कहें जस्टिफिकेशन के हेल्प से मोदी गिलानी और मिलर ये कहने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का आप चाहे कोई भी मिक्स लीजिए, जिसने डेट का मिक्स ले रखा है स्टूडेंट्स उसको हम लीवर्ड फर्म बोलेंगे। यहाँ पे जो लीवर्ड फर्म है उससे मतलब है कि डेट एज अ लिवरेज उन्होंने यूज़ कर रखा है ताकि फर्म की जो हम कहें वैल्यू है वो बढ़े और उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो, तो उसको हम लीवर्ड फर्म कह रहे हैं। अनलीवर्ड फर्म हम उसको कहेंगे जहाँ पे डेट का यूज़ ज़्यादा नहीं किया हुआ एज लिवरेज। तो वो यहाँ पे ये बात कही हुई है कि
ये जो आर्बिट्रेज की प्रोसेस है वो लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म दोनों के जो प्राइसेस हैं, दोनों को सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस दोनों को सेम कर देंगी। तो इसलिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है और उसका वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद स्टूडेंट्स लिमिटेशंस हैं एमएम अप्रोच की। फर्स्ट पहली जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेशन हम वही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो हमने अजम्पशंस ज़्यादातर डिस्कस करी थी, क्योंकि वो अजम्पशंस पॉसिबल नहीं थी। तो अब हम उनको डिस्कस करके देखते हैं कि अगर उन अजम्पशंस को हटा दिया जाए तो क्या जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ नॉट द सेम फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। यहाँ पे शुरू में जब हमने अजम्पशंस डिस्कस करी थी तो वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इंडिविजुअल्स के लिए और फर्म्स के लिए सेम होती है। जैसे कि आप जानते हैं फर्म से मतलब है किसी इंस्टीट्यूट से। जैसे एक तो जो रिलायंस कंपनी है वो अगर फंड्स रेज़ करना चाहती है तो उसको जिस कॉस्ट पे फंड्स मिल रहे हैं, और एक मैं या आप हैं वो फंड रेज़ करना चाहते हैं तो उनको जिस कॉस्ट पे फंड मिल रहे हैं। तो आप देखिए क्या ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं? दोनों, एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है या इंडिविजुअल बोरोवर है उसको कभी भी उसी कॉस्ट पे नहीं मिलते जितने की फर्म को जितनी आसानी से और जितने कम रेट्स में मिल सकते हैं, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं वो बहुत बड़ी बोरोवर होती हैं और उससे वो अगर बोरोइंग कर रही हैं तो उससे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होता है, इसलिए उनको बड़े ही नॉमिनल रेट पे और बहुत ही आसानी से बोरोइंग्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो जो पहली लिमिटेशन है ये हमारी अजम्पशंस में से ही है। ये हमने अजम्पशन जो मोदी, गिलानी और मिलर है वो लेके चले थे। ये अजम्पशन के ग्राउंड है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे इसको एज अ लिमिटेशन डिस्कस कर रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, द एक्सटेंट ऑफ रिस्क इज़ नॉट सेम फॉर द इन्वेस्टमेंट व्हेन ही हिमसेल्फ बोरोज। जो रिस्क है वो उसका एक्सटेंट सेम नहीं रहता जब भी हम इंडिविजुअल का जो बोरो करने का हम रिस्क कहें वो डिफरेंट होता है। जब हम बात करते हैं एज अ फर्म, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उतने ही लायबल होते हैं जितने का कि हमारा शेयर होता है, वो लिमिटेड लायबिलिटी की बात हो रही होती है। लेकिन जब हम पर्सनली कोई बोरोइंग करते हैं तो उसके साथ हमारी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है और वहाँ पे अनलिमिटेड जो हम कहें वो रिस्क होता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिस्क जो है वो भी सेम नहीं है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। थर्ड चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नहीं होती, लेकिन जो एमएम अप्रोच है वो एज्यूम करके चलिए कि देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो जब भी हम सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं या फिर उनकी सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो हैं वो हमें बियर करनी पड़ती हैं। हम नहीं कह सकते कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहाँ पे नहीं होती। तो ये जो हम बात करें तो चाहे हम इसमें लीवर्ड फर्म की बात करें या अनलीवर्ड फर्म की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों में ही हमें वहन करनी पड़ती है। जब भी हम अपना कोई शेयर खरीदते हैं तो उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस की जाती है और उसके बाद हमें उतनी अमाउंट का जो है वो शेयर मिलता है। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट जो है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन से मतलब है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, ये जो सभी हैं ये पर्सनल लिवरेज अलाउ नहीं करते और स्विचिंग ऑप्शंस जो हैं लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म के वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल लीवरेज जो है वो कॉरपोरेट लीवरेज का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो वहाँ पे दोनों चीज़ें एक जैसी ली थी जब अजम्पशंस एज्यूम की गई थी शुरू में। तो ये भी दोनों अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर हैं और ये डिफरेंट हैं। इंस्टीट्यूशन के केस में डिफरेंट है और इंडिविजुअल के केस में डिफरेंट है। अगर कोई इंडिविजुअल अपना कुछ स्विच करना चाहता है या लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म की तरफ जाना चाहता है या वाइस वर्सा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और फर्म, ये जो फर्म मैंने आपको बताई जैसे UTI बताई है, LIC बताई है, ये सभी जो हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड्स जैसे लोगों से इकट्ठे करके और फिर उनको इन्वेस्ट करते हैं उनके बिहाफ पे, तो वो भी आपको इस तरह का कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है कि दोनों में एज एन इंस्टीट्यूशन और एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस होता है। पर्सनल लिवरेज जो है किसी इंडिविजुअल की,
उसको हम कॉरपोरेट लीवरेज के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट टैक्सेस का। फर्स्ट ही जो हम इसकी हम कहें अजम्पशन लेके चले थे वो थी कि कॉरपोरेट टैक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। एमएम हाइपोथेसिस में मोदी गिलानी और मिलर ने ये पॉइंट लेके चले थे वो अजम्पशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉरपोरेट टैक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और कॉरपोरेट टैक्सेस की वजह से ही ये जो एमएम हाइपोथेसिस है ये डिस्टॉर्ट हो गई है। जो फर्म्स हैं जिन्होंने बोरोड फंड्स ले रखे हैं, क्योंकि बोरोड फंड्स जो हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं और डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। तो इस वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अगर लीवर्ड फर्म है तो उसके कंपैरिजन अनलीवर्ड फर्म के कंपैरिजन में लीवर्ड फर्म की अगर हम बात करें तो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न हाई मिलता है। तो बाद में जो मोदी गिलानी और मिलर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक दूसरी थ्योरी निकाली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरपोरेट टैक्सेस। तो ये लिमिटेशंस थी एमएम अप्रोचेस की। इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच है। पहले हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच की अप्रोच है। इसमें पार्शल फीचर्स हैं दोनों ही अप्रोचेस की। ये जो अप्रोच है ये कहती है कि डेट और इक्विटी का अगर हम सही तरीके से मिक्स करें तो वो हमारी टोटल वैल्यू जो है फर्म की उसको बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिक्रीज आर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने बार बार पीछे भी डिस्कस किया है कि जो डेट है वो चीपर है, क्योंकि डेट के ऊपर जो भी टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है, जबकि इक्विटी के ऊपर हमें जो हम कहें डिविडेंड हम पे करते हैं मिलता है उसको उसके ऊपर हमें टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो इसलिए हमें उससे फ़ायदा हो जाता है। तो अगर हम डेट की लिवरेज अपनी फर्म में ले रहे हैं तो उससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो ये बात ट्रेडिशनल अप्रोच ने कही है कि हमें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद जो है आप अगर ज़्यादा डेट का यूज़ करते जाते हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क जो है फर्म का उसको बढ़ा देता है। जितना आप फाइनेंशियल रिस्क फर्म का बढ़ाते हैं उतनी ही हम उसका जो हम ये बात करें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होने की वजह से जो इन्वेस्टर है उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन की वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो जो हमने डेट का यूज़ करके कॉस्ट कम की थी वो उसको हम कहें कि अब उसको कैंसिल आउट कर देती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि एक लिमिट तक अगर हम डेट का यूज़ रखें तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हम ऐसे सोचें कि लगातार डेट का यूज़ करते ही जाएं तो वो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देगा और फाइनेंशियल रिस्क पर्टिकुलरली फिर हमारी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा और जो हमने वैल्यू हम कहें फर्म की चीपर डेट की वजह से बढ़ाई थी वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि हमें एक पॉइंट तक ही हम ऐसा कर सकते हैं। उस पॉइंट के बाद जब हमें ऐसे लगे कि अब जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, फाइनेंशियल रिस्क क्यों बढ़ता है? जब हम डेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसलिए बढ़ता है कि डेट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके लिए हमारी फ़िक्स लायबिलिटी बनती है। चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट्स हुए हैं चाहे लॉसेस हुए हैं, हमें उनका जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगर किसी टाइम में फर्म को कुछ एक टाइम मान लो लगातार लॉसेस होते जाते हैं और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट को पे कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो फर्म को लिक्विडेशन की पोजीशन तक लेके जा सकते हैं। तो इसलिए फर्म का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फर्म के ऊपर जो फिक्स लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। जबकि अगर हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं ज़्यादा या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमें लॉसेस हुए हैं, तो हम लायबल नहीं हैं डिविडेंड पे करने के, हमें कोई डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब हम ज़्यादा डेट जो है वो यूज़ करते हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क उसके लिए बढ़ जाता है। तो उस फाइनेंशियल रिस्क के बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरीज़ थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। इसमें 4 थ्योरी हमने डिस्कस करी हैं। पहले वाले वीडियोस जो इसी से इंटर रिलेटेड थे उनमें
हमने पहले नेट इनकम अप्रोच डिस्कस की। नेट इनकम अप्रोच जो है वो ये कहती है कि फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप डेट का यूज़ करते हैं तो वो चीपर रहता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने ये देखा कि ड्यूरेंट ने कहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट, फर्म की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी तरह का मिक्स लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एमएम अप्रोच देखी। एमएम अप्रोच ने भी यही बात कही है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने कही है, लेकिन उन्होंने इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस के साथ अच्छे से समझाया है और अपना तर्क रखा है। उसमें जो अजम्पशंस प्रोपोजिशंस हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो दोनों का मिक्सअप है, उनका कॉम्प्रोमाइजरी व्यू पॉइंट है ट्रेडिशनल अप्रोच का, दोनों को लेके नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों के बीच की बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा है कि एक पॉइंट तक डेट और इक्विटी का सही इस्तेमाल हमें फ़ायदा दिलवाता है और उससे ज़्यादा अगर हम डेट का यूज़ करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है और उस रिस्क की वजह से जितनी भी कॉस्ट हमने कम की थी वो ऑफसेट हो जाती है। तो उससे इसलिए हमें एक लिमिट तक ही डेट और इक्विटी का यूज़ करना, डेट का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ डेट का यूज़ करें। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। इसके साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर का ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।